बैक टू माई चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 607 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन फ्रॉम टॉपिक 5। तो पहले इसका है पॉइंट एक्सपर्ट क्या होता है। तो एक्सपर्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास एक फील्ड के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज या एक्सपीरियंस हो। जैसे कि डॉक्टर के पास अपनी फील्ड के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज और फील्ड एक्सपीरियंस होता है ना, तो इस तरह वो भी एक एक्सपर्ट हुआ। ठीक हो गया। आगे आ जाता है एक्सपर्ट की 4 क्वालिटीज़, यानी कि एक्सपर्ट के पास कौन सी स्पेसिफिक 4 क्वालिटीज़ होती हैं। पहली होती है स्पेशलाइज नॉलेज, यानी कि उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद एक्सपीरियंस, रीजनिंग, यानी कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकता है, और एक्सप्लेनेशन एबिलिटी भी होती है। आगे बात आ जाती है एक्सपर्ट सिस्टम की। एक्सपर्ट सिस्टम एक AI प्रोग्राम होता है जो कि ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम एक ह्यूमन एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उससे हम एक्सपर्ट सिस्टम बनाते हैं। ठीक हो गया। और ये बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह ही थिंक करता है और डिसीजंस बनाता है। ठीक हो गया। ये देख सकते हैं ह्यूमन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट सिस्टम और सॉल्यूशन एडवाइस। ठीक हो गया। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्यों बनाए गए। अब ओल्ड सिस्टम्स में प्रॉब्लम ये होती थी कि उनको सोचने की एबिलिटी तो उनके पास थी, लेकिन उनके पास नॉलेज स्टोर नहीं था। तो साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया, तो उसकी वजह से उन्होंने एक्सपर्ट नॉलेज कंप्यूटर्स के अंदर ऐड की। ठीक हो गया। ये एक पॉइंट है MCQ के लिए। अ स्मार्ट ब्रेन विदाउट नॉलेज कैन नॉट सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। आगे ये जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ओल्ड सिस्टम्स के पास एबिलिटी टू थिंक तो था, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं थी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी हो सकती है अगर गुड थिंकिंग हो और नॉलेज हो। ठीक हो गया। तभी वो एक्सपर्ट सोच सकता है और डिसीजंस ले सकता है। अब बात आ जाती है फेमस एक्सपर्ट सिस्टम की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेंड्रल का। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप किया गया था और वर्ल्ड का फर्स्ट एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक हो गया। इसको यूज़ किया जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए। आगे चलते हैं। अब आता है माइसिन। माइसिन को आप इस तरह याद कर लेना, ये मेडिसिन के लिए यूज़ होता था, यानी कि ये ब्लड डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ हुआ। ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम है और इसने ह्यूमन से बेटर डायग्नोसिस की। थर्ड आ जाता है एक्सकॉन। अब ये जो एक्सकॉन था, ये रूल बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम था। ठीक हो गया। यूज बाय द टेक कंपनी। ये एक डायग्राम है। और एक और बात, एक्सकॉन ने सेव किया था $25 मिलियन पर ईयर। ये इंपॉर्टेंट MCQ है। आगे चलते हैं ह्यूमन एक्सपर्ट और एक्सपर्ट सिस्टम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका डिफरेंस मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहला जो है ह्यूमन एक्सपर्ट, जो कि बहुत जल्दी थक जाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम कभी भी नहीं थकता, क्योंकि ये मशीन है। इसके ह्यूमन एक्सपर्ट जो होता है लिमिटेड एबिलिटी होता है, और एक्सपर्ट सिस्टम 24 आवर्स अवेलेबल होता है। ह्यूमन एक्सपर्ट एक्सपेंसिव होता है, एक्सपर्ट सिस्टम चीप होता है। ये ह्यूमन एक्सपर्ट फॉरगॉट कर सकता है, चीज़ें भूल सकता है, और एक्सपर्ट सिस्टम कभी भी नहीं भूलता। ह्यूमन एक्सपर्ट स्लो होता है और एक्सपर्ट सिस्टम फास्ट होता है। ह्यूमन एक्सपर्ट जो होता है ये इमोशनल होता है, और एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, लॉजिकल होता है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है रोल्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। तो रोल्स एक्सपर्ट सिस्टम का पहला आता है कि ये ह्यूमन एक्सपर्ट्स को रिप्लेस कर सकता है। जैसे कि दुनिया में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं जा सकते, तो वहाँ पर हम ह्यूमन एक्सपर्ट्स की जगह एक्सपर्ट सिस्टम को भेजते हैं, जैसे कि स्पेस मिशन में, वोल्केनोज में और डेंजरस प्लेसेस में। ठीक हो गया। आगे आ जाता है असिस्ट ह्यूमन एक्सपर्ट्स। ठीक हो गया। ये ह्यूमन एक्सपर्ट्स को असिस्ट भी करता है, जैसे डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को। ठीक हो गया। आगे आ जाती है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या क्या करता है, डायग्नोस भी कर सकता है, डिज़ाइन भी कर सकता है, प्लानिंग भी कर सकता है, प्रोडिक्शन भी कर सकता है, यानी कि वेदर प्रेडिक्ट करके देता है, तो वो एक एक्सपर्ट सिस्टम हुआ। कंट्रोल भी कर सकता है, सिमुलेशन भी कर सकता है, ट्रेनिंग सिस्टम्स में टीचिंग, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग और इंटरप्रिटेशन, बैंक फ्रॉड डिटेक्शन भी कर सकता है। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम की। तो इसमें क्या होता है, पहले यूज़र क्वेश्चन पूछता है, तो वो वर्किंग मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है। और इन्फेरेंस इंजन यूजेस फैक्ट और रूल्स, और उससे न्यू फैक्ट्स बनाता है, और फिर नॉलेज बेस में स्टोर हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये अब कंपोनेंट्स आ जाते हैं। नॉलेज बेस, इसमें क्या होता है, स्टोर रूल्स, फैक्ट्स, डोमेन नॉलेज,
इसको हम आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे एक बुक शेल्फ होती है। आगे आ जाता है वर्किंग मेमोरी, जो कि है एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक बुक हो गई। और इनफेरेंस इंजन को आप ले सकते हैं जज की तरह। अब ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स है, एक नॉलेज बेस, एक वर्किंग मेमोरी और इनफेरेंस इंजन। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है भाई, नॉलेज बेस जो होता है वो करता है रूल्स फैक्ट और डोमेन नॉलेज को स्टोर करता है। उसके बाद जो वर्किंग मेमोरी होता है वो करंट प्रॉब्लम्स, यूज़र इन्फॉर्मेशन और न्यू फैक्ट्स जो होते हैं उनको स्टोर करता है। और इन्फेरेंस इंजन जो होता है ब्रेन की तरह डिसीजन लेता है। ठीक हो गया। अब आता जाती है एक्सपर्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या कहता है, नॉलेज जो स्टोर हुई होती है और जो करंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको कंबाइन करके डिसीजन लेता है, जैसे कि ब्रेन कर लें या जज कर लें। तो उसकी तरह वो डिसीजन लेता है और फाइनल सोल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे कि आपको ये इस डायग्राम से समझ आ रही होगी। ठीक है। और एक्सपर्ट सिस्टम में इफ देन रूल भी यूज़ होता है, यानी कि जैसे कि आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ़ पर्सन हैव फीवर एंड कफ, ठीक हो गया, तो तभी इन दोनों, जब ये दोनों पॉइंट्स ट्रू होंगे तो इसका मतलब क्या है, देन रूल भी ट्रू होगा। ठीक हो गया। और इसी तरह एक्सपर्ट सिस्टम भी डिसीजंस लेता है। अब आ जाती है बात एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि ये यूज़र को बताता है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया। ठीक हो गया। जैसे कि आप ये एक एग्जांपल है, अली को फीवर है, अली को कफ है, अगर दोनों कंडीशंस मैच कर गई हैं, मतलब कि कंडीशन ट्रू हो गई कि उसको फ्लू है। ये एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली करेक्टरिस्टिक इसकी है कि एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, यानी कि वो किस तरह एक्सप्लेन, यानी कि ये इसने ऐसा डिसीजन क्यों बनाया ये एक्सप्लेन करेगा। और सेपरेट नॉलेज, यानी कि रूल्स और प्रोग्राम्स को सेपरेट सेपरेट स्टोर करेगा। इसके बाद आता है एक्सपर्ट नॉलेज, यानी कि नॉलेज, यानी कि वो नॉलेज रखता है स्पेशलिस्ट की। आगे आ जाता है फोकस डोमेन, यानी कि स्पेसिफिक फील्ड के बारे में वो फोकस्ड होता है। इसके बाद होलिस्टिक रीजनिंग और कैन मेक मिस्टेक, यानी कि जैसे ह्यूमन मिस्टेक कर सकते हैं वैसे एक्सपर्ट सिस्टम भी मिस्टेक्स कर सकता है। अब आ जाता है प्रोग्रामिंग एंड नॉलेज इंजीनियरिंग। तो प्रोग्रामिंग, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है उसमें सिंपली क्या होता है कि डिज़ाइन करते हैं हम एक प्रोग्राम, फिर उसको कोड करते हैं और उसको डिबग करते हैं। लेकिन नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या होता है, पहले हम एक्सपर्ट को फाइंड करते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम एक्सपर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं और उसको अपडेट करते रहते हैं। और हमारा गोल क्या होता है, बिल्ड अ इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक हो गया। नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइट अ प्रोग्राम। और नॉलेज इंजीनियरिंग में क्या होता है, बिल्ड अ इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक होगा। ये इजी सा डिफरेंस है जो कि मैंने बता दी है। अब आ जाते हैं पीपल इन एक्सपर्ट सिस्टम के, कौन कौन से लोग एक्सपर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला आता है डोमेन एक्सपर्ट। जिस स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम ने हमने बनाना है तो उसका एक जो एक्सपर्ट होगा वो इसमें इंक्लूड होगा, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या मैकेनिक। नॉलेज इंजीनियर, जैसे कि जो प्रोग्राम बिल्ड करने वाले होते हैं वो होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक्सपर्ट से बात करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और रूल्स क्रिएट करते हैं। थर्ड आ जाता है एंड यूज़र, जो कि इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है इन्फेरेंस मैकेनिज्म। तो इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है, मेकिंग डिसीजन यूजिंग रूल्स, यानी कि डिसीजन को यूज़ करते हुए रूल्स बनाना। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, फैक्ट्स और रूल्स को यूज़ करते हैं इन्फेरेंस इंजन और डिसीजंस बनाते हैं। इसकी 2 मेन टाइप्स हैं, पहला आता है फॉरवर्ड चेनिंग, दूसरा आता है बैकवर्ड चेनिंग। अब फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि हम फैक्ट से रूल गोल की तरफ जाते हैं, और बैकवर्ड चेनिंग क्या होता है, गोल से हम फैक्ट की तरफ जाते हैं। तो फैक्ट से जो फॉरवर्ड चेनिंग होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है और थोड़ी सी लॉन्ग होती है, और जो बैकवर्ड चेनिंग होती है ये, क्योंकि हमें गोल का पहले पता होता है तो ये ज़रा फास्ट होती है और ईजी भी होती है। ठीक हो गया। ये है फॉरवर्ड चेनिंग, यानी कि पहले फैक्ट्स, फिर रूल्स, फिर न्यू फैक्ट्स, इन दोनों को कंबाइन करके न्यू फैक्ट्स बनाते हैं और वो फाइनल आंसर होता है। अब ये एक एग्जांपल आ गई, ये एग्जांपल डॉक्टर की, यानी कि पहले फीवर और कफ फैक्ट्स होंगे, उनके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे और डायग्नोस करेंगे हम नमूनिया। तो ये फॉरवर्ड चेनिंग की एग्जांपल होगी। ये इसके कुछ स्टेप्स आ गए, पहले वो करेगा फैक्ट्स को स्टोर करेगा, फिर मैच रूल्स करेगा, फिर अप्लाई करेगा उन रूल्स को और न्यू फैक्ट्स बनाएगा, फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स आप देख लेते हैं। तो इसके फॉरवर्ड चेनिंग के जो ड्रॉबैक है, सबसे
बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि हमें बहुत सारे अननेसेसरी रूल्स को भी देखना पड़ता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बुक शेल्फ है, हमने उसमें से बुक एक लेनी है, तो हमें सारी शेल्फ को पहले एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसी तरह फॉरवर्ड चेनिंग में भी हमें हर एक शेल्फ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके हमें आंसर मिलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आगे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब इसमें क्या है, तो इसमें ऐसा होता है कि अगर दो रूल्स हों और दोनों ट्रू जो है, तो हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा सिलेक्ट करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी यूज़ करेंगे कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। ठीक हो गया। अभी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेथड्स, ये बहुत ईजी से हैं। तो पहला रूल क्या है कि जो रूल सबसे पहले आएगा वही सबसे पहले चेक होगा। ऐसा नहीं हो सकता, तो अगर 2-3 रूल्स एक साथ आ जाएँ तो उनकी प्रायोरिटी चेक कर ली जाती है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, या मोर स्पेसिफिक रूल जो हो, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हो ना, या उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा अगर ओल्ड और न्यू में से कोई एक सेलेक्ट करना हो तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन भी इसमें की जाए। आगे आ जाता है बैकवर्ड चेनिंग। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, गोल से हम फैक्ट की तरफ जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर एक पेशेंट को हमने देखा है तो उसको देख के लग रहा है उसको नमोनिया है, तो पहले हम उसका चेक करेंगे इन्फेक्शन तो नहीं है, उसे फीवर तो नहीं है। अगर वो सारे पॉइंट्स शो हो रहे होंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस पेशेंट को नमोनिया है। अब आ जाती है बात डिफरेंस इन दोनों की, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग की। तो फॉरवर्ड चेनिंग क्या करता है, फैक्ट से स्टार्ट होता है, और बैकवर्ड चेनिंग गोल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये दोनों, कि फॉरवर्ड चेनिंग डेटा ड्रिवन होता है और ये बैकवर्ड चेनिंग होता है, ये होता है गोल ड्रिवन होता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये लेस फोकस्ड होता है और ये मोर फोकस्ड होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कई सारे पाथ सर्च किए जाते हैं और इसमें एक पाथ या 2 पाथ होते हैं मिनिमम, तो हम जल्दी आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम से आपको समझ आ जाएगी फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। ठीक है, फॉरवर्ड चेनिंग में यहाँ से इधर, बैकवर्ड चेनिंग में यहाँ से इधर। अब आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये है क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो वो ये भी कह सकते हैं ESDLC का क्या स्टैंड फॉर, ये पूछ सकते हैं, या सिर्फ यही लिख देंगे कि ESDLC के स्टेप्स लिखें। तो पहला क्या है, प्लानिंग। दूसरा है नॉलेज कलेक्शन, यानी कि नॉलेज कलेक्ट करनी, फिर उनको डिज़ाइन करना, फिर कोडिंग करना, टेस्टिंग, और फिर मेंटेनेंस। जैसे CS619 में हम करते हैं ना, कि पहले डिज़ाइन करते हैं, पहले नॉलेज कलेक्ट करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसको मेनटेन करते हैं। आगे आ जाता है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग फेज़ में क्या होता है, फिजिबिलिटी, रिसोर्सेज, शेड्यूल और रिक्वायरमेंट्स। अब आ जाता है आगे नॉलेज एक्विजिशन। तो नॉलेज एक्विजिशन में क्या होता है, हम नॉलेज कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सपर्ट्स थ्रू इंटरव्यू से, मैनुअल से, ऑब्जर्वेशन से और ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ठीक हो गया, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, इसके रिलेटेड है, तो वो पूछ सकते हैं कि नॉलेज एक्विजिशन क्या होता है। आगे आ जाता है नॉलेज एनालिसिस, यानी कि आफ्टर कलेक्टिंग नॉलेज उनको ऑर्गेनाइज करना। आगे आ जाता है नॉलेज डिज़ाइन, नॉलेज को डिज़ाइन करना, डिसाइड रूल्स, फ्रेम्स, इंटरफेस और इंटरनल डिज़ाइन। उसके बाद कोडिंग करना। यह अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। ये आप स्टेप्स देख सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है क्लिप्स। तो क्लिप्स पे मैंने एक वीडियो अलहदा बनाई है, वो आप देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें मैंने डिटेल से बताया, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी मैं सिंपली इन कमांड्स को प्रोनाउंस कर देती हूँ। तो पहला है एसेट, जो करता है ऐड फैक्ट्स। फैक्ट्स जो होता है वो शो फैक्ट्स करता है। रिट्रैक्ट करता है, फैक्ट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। मॉडिफाई, एडिट करने के लिए। डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, और रन जो है एग्जीक्यूट रूल्स। एजेंडा जो होता है शो एक्टिव रूल्स। और वॉच फैक्ट डिबग करता है। क्लियर क्या करता है, मेमोरी को क्लियर करता है। लोड जो होता है लोड कर देता है प्रोग्राम को। सेव जो होता है सेव कर देता है। तो उधर से आप कॉन्सेप्ट्स देखें तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाता है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में बेसिकली उन्होंने वेरिएबल्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल्स जो क्लिप्स में किस तरह यूज़ होते हैं। तो वेरिएबल्स को सिंपली क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क से शो किया जाता है। तो सिंगल वैल्यूड जो हो गए वेरिएबल, उनको बस इस तरह लिख देते हैं। मल्टी वैल्यूड को डॉलर लगा देते हैं, और वाइल्ड कार्ड के लिए एक क्वेश्चन मार्क बस होता है। ठीक हो गया।